तो आज आप लोग का केमिस्ट्री का पहला क्लास शुरू हो रहा है ना। चलिए, अभी तक आप लोग फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ रहे थे, है ना। तो आज आप लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करा जाएगा, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, मोल कंसेप्ट। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसका क्या नाम है भाई? इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, मोल कंसेप्ट। तो देखिए, सबसे पहले ये हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है? देखिए, केमिस्ट्री इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। सबसे पहले बोला जाएगा केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री एक साइंस का ब्रांच है जिसमें आपको मैटर का कंपोजिशन, मैटर का प्रॉपर्टीज और मैटर का स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है, उसको हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर बोलेगा कि केमिस्ट्री क्या है तो आप क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? मैटर का कंपोजिशन, मैटर की प्रॉपर्टीज, उस मैटर का क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ा जाता है। तो देखिए, इस केमिस्ट्री में एक टर्म आया है मैटर। क्या आया बोलिए? मैटर। और कोई बोलेगा मैटर क्या है, तो मैटर सब कोई जानता होगा, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास एंड विच वी कैन फिल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। मैटर क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर में मास होता है, जिसके अंदर में वॉल्यूम होता है, जिसको हम लोग फिल कर सकते हैं, वो हमारा मैटर है। जैसे ये पेन, बताइए मैटर है कि नहीं है? क्योंकि इसका मास है, इसको रखेंगे तो कुछ जगह लेगा, ये भी वॉल्यूम है, इसलिए मैटर है। बोर्ड मैटर है, घर मैटर है, सब कुछ मैटर है। समझ में आ रही है ना भाई? दोस्ती हो गया, लव हो गया, अट्रैक्शन हो गया, फीलिंग्स हो गया, ये सब हमारा क्या नहीं होता है? मैटर नहीं होता है। समझ में आ रही है ना? फिर इस मैटर को क्लासिफाइड किया गया उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। तो देखिए, मैटर का पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं? देखिए, फिजिकल स्टेट के आधार पे मैटर को क्लासिफाइड किया गया एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे इसको तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड, एक का नाम होता है लिक्विड, तीसरा का नाम होता है गैस। एक और स्टेट होता है प्लाज्मा स्टेट, जो हमारा नीट का सिलेबस में नहीं है तो उसको नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोग फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है? जो फिजिकल स्टेट के आधार पे कोई भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पे इसको तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, जिसका नाम सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, एक का नाम है प्योर सब्सटेंस और दूसरा का नाम क्या होता है भाई? मिक्सचर। ठीक है, एकदम पूरा बेसिक आपको मालूम है, शुरू से शुरू कर रहे हैं हम लोग। देखिए, प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है दो पार्ट में। क्या क्या बताइए? प्योर सब्सटेंस मतलब देखिए, मैटर को क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें ही वो दो प्रकार का होता है, एक तो प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस फर्दर दो प्रकार का होता है, एक का नाम एलिमेंट, दूसरा का नाम कंपाउंड। एक का नाम क्या होगा बताइए? एलिमेंट। और थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा तो रिस्पॉन्स करना है। बोलने से दो चीज होगा, एक तो क्लास में तुम लोग का कंसंट्रेशन होगा और दूसरा याद होते रहेगा, इसलिए बोलना है एलिमेंट। दूसरा क्या होगा हमारा? कंपाउंड। मिक्सचर को भी दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। मिक्सचर क्या होता है बताइए? एक तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दूसरा क्या होता है? हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, दूसरा का नाम हेट्रोजीनियस। अब देखिए, इसके बारे में हम लोगों को पूरा डिटेल में समझना है। देखिए, ये सबको मालूम होगा सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस। फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे मैटर को तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, जिसको क्या बोलते हैं? जल्दी से बोलिए। सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सबको मालूम है। हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, प्योर सब्सटेंस और दूसरा का नाम क्या है? मिक्सचर। अच्छा बताइए, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट किसको बोलते हैं? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट क्या होता है? एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम पाए जाते हैं, जिसमें एटम सेम होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? एलिमेंट बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, एलिमेंट किसको बोलते हैं? जिसमें ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें सेम टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? एलिमेंट। एलिमेंट क्या होगा?
that is a pure substance which are made up of same kind of atom is called element। समझ में आ रही है? अब मुझे बताइए, जैसे एग्जांपल, क्या आपको दिखाई दे रहा है? क्या छोटा हो गया? क्या ज्यादा दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है, ठीक है। जो भी डाउट होगा भाई आराम से पूछिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग का एलिमेंट क्या होगा, डिफिनीशन इतना जरूरी नहीं है, इसलिए आप लोग केवल ध्यान से सुनेंगे। एलिमेंट किसको बोलते हैं? जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होता है, उसी को बोलते हैं एलिमेंट। जैसे अगर मैं बोलूं एक सोडियम का क्रिस्टल लिया जाए, क्या लिया जाए भाई? सोडियम का क्रिस्टल। तो अगर सोडियम का क्रिस्टल उठाएंगे तो उसमें जो एटम होंगे वो सिर्फ किसके प्रेजेंट होने वाले हैं? सोडियम का है, इसलिए वो हमारा क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा। एलिमेंट का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? सेम टाइप ऑफ एटम होगा। क्या हो जाएगा? सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ या सेम काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट होगा। एटम आर प्रेजेंट, सेम काइंड ऑफ एटम अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या बताइए, लास्ट से दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अच्छा से पढ़ लेते हैं भाई। अभी कॉपी कुछ भी नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए एलिमेंट और ये क्या हो गया? कंपाउंड हो। देखिए प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, जिसको एलिमेंट और कंपाउंड बोलते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड क्या है? प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट भी एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें नंबर ऑफ एटम सेम काइंड के प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे जैसे एग्जांपल में देखिए सोडियम, तो इसमें जो सोडियम होगा, सोडियम एक एलिमेंट है, उसमें जो नंबर ऑफ एटम होगा वो सिर्फ सोडियम का होगा। इसमें पोटेशियम के एटम नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? एलिमेंट बोला जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं डायमंड, बोलते बताइए क्या होगा? डायमंड एलिमेंट है या क्या है? अरे भाई कार्बन का ही तो एलोट्रोप है ना डायमंड, ग्रेफाइट, आप लोग पढ़े हैं क्या इसमें? तो बताइए क्या ये डायमंड जो होगा, डायमंड उसमें जो नंबर ऑफ एटम पाए जाएंगे वो सिर्फ किसके पाए जाएंगे? कार्बन के पाए जाएंगे, इसलिए वो क्या है? सेम टाइप के एटम प्रेजेंट होगा, एलिमेंट नाम हो जाएगा। ग्रेफाइट, बताइए ग्रेफाइट क्या हो जाएगा? एलिमेंट। एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा? एलिमेंट होगा, क्योंकि ग्रेफाइट में जो एटम होंगे सिर्फ कार्बन के होंगे, इसलिए ये एलिमेंट है। सेम टाइप का एटम प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या नाम देने वाले हैं? एलिमेंट। क्लोरीन बताइए क्या होगा? एलिमेंट होगा। एसिड क्या होगा? एसिड क्या होगा बताइए? एलिमेंट। क्या कंपाउंड? S8 बताइए। अरे भाई एसिड भी एलिमेंट है। एलिमेंट का डिफिनेशन क्या है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम सेम टाइप के पाए जाते हैं। एसिड लिखा गया है, इसमें सल्फर का 8 एटम है, लेकिन जो एटम है वो किसका है? सल्फर का है या दूसरा किसी का है? सल्फर का है। अगर सेम टाइप का एटम प्रेजेंट है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट बोल सकते हैं। भाई ये मॉलिक्यूल भी है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा क्या एसिड एलिमेंट है कि नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? एलिमेंट है। इसमें 8 एटम है, लेकिन 8 एटम किसके हैं? सल्फर के हैं। तो क्या वो डिफिनीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं, तो एलिमेंट है। समझ में आ रही है क्या? चलिए अब कंपाउंड क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। बताइए कंपाउंड किसको बोलते हैं भाई? कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें वन से ज्यादा टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं। मोर देन वन टाइप ऑफ एटम आर प्रेजेंट, लेकिन उनका जो रेशियो बाय मास होता है वो फिक्स होता है। क्या बोला मैंने? जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के एटम पाए जाते हैं, उस एटम का जो मास होता है, उनका जो रेशियो बाय मास होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि पानी, बताओ इसमें एक से ज्यादा एटम है कि नहीं है? हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, एक से ज्यादा एटम होगा तो कंपाउंड हो जाएगा। अब इनका मास निकाला जाएगा। हाइड्रोजन का मास पर रिस्पॉन्स करेंगे भाई, एक हाइड्रोजन का मास 1 है तो 2 हाइड्रोजन का मास, जोर से बोलिए कितना हो जाएगा? 2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो बताओ काट सकते हैं अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो बताओ क्या ये 1:8 रेशियो बाई मास होगा कि नहीं होगा? कहीं से भी पानी लाइए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो 1:8 ही रहेगा। समझ में आ रही है? तो इसको बोला जाता है कंपाउंड। क्या बोला जाता है? कंपाउंड। कंपाउंड किसको बोलते हैं? जिसमें नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं? एक से ज्यादा प्रकार के होते हैं। मोर देन वन काइंड ऑफ एटम आर प्रेजेंट, और उनका जो मास होता है, मास का रेशियो हमेशा एक
फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, इसको बोला जाता है कंपाउंड। देखिए भाई, कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज होता है वो एलिमेंट के प्रॉपर्टी से डिफरेंट होता है। मतलब देखो, वाटर किससे मिलकर बना होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना होगा, लेकिन जो वाटर का कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज होगा, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज ये दोनों एलिमेंट से डिफरेंट होता है। नहीं समझ में आया? अब मुझे बताइए, हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है? थोड़ा रिस्पॉन्स करो भाई। हाइड्रोजन से कोई जानता है? गैस फॉर्म में पाया जाता है। कौन सा फॉर्म में? गैस फॉर्म में। और ऑक्सीजन? लेकिन वाटर किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो बताइए, जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है वो दोनों एलिमेंट से मिलकर जो बना है उससे अलग आ रहा है, किससे आ रहा है? अलग आ रहा है, तो याद रखना है। अब दूसरा तरीका से आप ऐसे समझ सकते हैं, हाइड्रोजन क्या होता है? कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, जलता है। ऑक्सीजन क्या होता है? सपोर्टर ऑफ कंबसन होता है। ऑक्सीजन मिलेगा और आग जल्दी पकड़ लेगा, लेकिन पानी क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आग बुझाने का काम करता है। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बाकी दोनों एलिमेंट से क्या ही होता है? डिफरेंट होता है। क्या यहां तक किसी को डाउट है? क्या तुमने समझ में आया एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है? किसी को डाउट नहीं है? नहीं है ना? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी कॉपी नहीं करना है, आराम से कॉपी करिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? मिक्सचर। कुछ कुछ लिखाया जाएगा बीच में, अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहला क्लास है। मिक्सचर क्या होता है? देखिए, मिक्सचर क्या होता है? एक से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाता है, लेकिन इनका जो रेशियो होता है वो फिक्स नहीं होता है। कंपाउंड किसको बोलते हैं? कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड में जब आप मिला रहे हैं, उनका जो मास का रेशियो होता है वो फिक्स होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा फिक्स होगा। अगर मास को चेंज करेंगे, कंपाउंड चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही है ना? जैसे मान लो लिखा है कार्बन, कार्बन का मास कितना होता है भाई? 12। ऑक्सीजन का, O2 का, एक ऑक्सीजन का मास 16 है, तो दो ऑक्सीजन का मास 32। किससे कट सकता है? 4 से। 4 3 जा 12, 4 8 जा, हाँ, तो 3:8। तो यहां में देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा। कितना होगा भाई? 3:8 होगा। किसी को डाउट नहीं है? अच्छा, अगर देखो, अगर तुम रेशियो चेंज कर देगा, अगर 3:4 कर देंगे, कार्बन को 3 ले लेंगे, कार्बन का मास, कार्बन का जो मास वही रेशियो है, मास रेशियो है, 3:4 करेंगे तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोला जाएगा। तो क्या बोला जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। देखो, रेशियो, मास का रेशियो चेंज हो रहा है, कंपाउंड चेंज हो जा रहा है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड होना है तो उसका मास का रेशियो हमेशा फिक्स होना पड़ेगा। समझ में आ रही है क्या भाई? चलिए, यहां में देखिए, मिक्सचर में क्या होता है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाइए, लेकिन उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स नहीं होता है। जैसे कभी आप लोग शरबत बनाते हैं, शरबत का मतलब शरबत में दो कंपोनेंट चाहिए, एक तो पानी चाहिए, दूसरा शुगर चाहिए, है कि नहीं? अगर मान लो तुमने वाटर, एक गिलास पानी लिया, ठीक है, एक गिलास पानी लिया, किसी किसी को क्या होता है? मीठा कम पसंद है, किसी किसी को मीठा ज्यादा पसंद है कि नहीं भाई? तो अगर आपको मीठा कम चाहिए तो शुगर को कम मिलाना पड़ेगा। अगर आपको मीठा शरबत पीना है, मतलब जो शरबत होगा वो ज्यादा मीठा होना चाहिए, ज्यादा शुगर मिला दो। क्या ये फिक्स है? क्या कहीं लिखा हुआ है क्या कि एक गिलास पानी में 1 चम्मच शुगर मिलाएंगे तभी मिक्सचर बनेगा? ऐसा कहीं लिखा नहीं है। अपना अकॉर्डिंग मिला सकते हैं, ज्यादा मिला सकते हैं, कम मिला सकते हैं। मतलब मिक्सचर में रेशियो फिक्स नहीं होता। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? अरे तुमको कम मीठा पीना है तो कम चीनी डालेंगे, ज्यादा मीठा पीना है तो ज्यादा चीनी डालेंगे, है कि नहीं? समझ में आ रही है? तो मिक्सचर में जो रेशियो होती है वो फिक्स नहीं होती है। समझ में आया नहीं आया? अभी फिर पूछा जाएगा आप लोग से। चलिए, तो अब देखिए, मिक्सचर को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, इसको समझेंगे फिर आप लोग कॉपी करिएगा। अभी कुछ भी कॉपी नहीं करना है, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। होमोजीनियस, क्या लिखा है भाई? दूसरा का नाम हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अच्छा बताइए, होमोजीनियस से नाम से ही पता चल रहा है, होमोजीनियस का मतलब होता है थ्रू आउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म होती है। ऐसे टाइप के सिस्टम को, ऐसे टाइप को हम लोग क्या बोल सकते हैं? होमोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है? थ्रू आउट द प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। अभी एक एग्जांपल से समझाया जाएगा। क्या होती है भाई? यूनिफॉर्म होती है। या आप माइक्रोस्कोपिक लेवल से भी देखो तो यूनिफॉर्म दिखाई देगा। यूनिफॉर्म दिखाई देगा तो नाम क्या हो जाएगा? होमोजीनियस। और यहां में नॉट यूनिफॉर्म। क्या यूनिफॉर्म नहीं होता है? प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, नाम हो जाती है हेट्रोजीनियस। जैसे एग्जांपल से समझिए भाई,
होमोजीनियस का मतलब क्या है, आपने एक कंटेनर लिया और इसमें डाल दिया पानी, वाटर, ठीक है भाई, यहां में है हमारे पास वाटर। अब यहां में आपको शरबत चाहिए, आपने इसमें मिला दिया शुगर, यहां में क्या मिला दिया, शुगर, और दोनों को मिला के आपने एक सोल्यूशन तैयार किया। अब इस सोल्यूशन के बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, ये सोल्यूशन का जो ऊपर वाला पार्ट था, इतना पार्टिकल को आपने बाहर निकाला और इसका बारे में एनालिसिस किया और इसका टेस्ट देखा, ठीक है भाई। फिर तुमने क्या किया, नीचे से भी सेम अमाउंट ऑफ पार्टिकल को निकाला और इसका एनालिसिस किया और इसका टेस्ट किया। जो ऊपर में प्रॉपर्टीज आ रही थी वही नीचे में भी प्रॉपर्टीज आ रही थी। मतलब प्रॉपर्टी ये नहीं होगा कि ऊपर वाला पार्टिकल, ऊपर वाला पानी ज्यादा मीठा लगेगा, नीचे वाला पार्टिकल कम मीठा लगेगा, ऐसा नहीं होगा, वो यूनिफॉर्मली डिजोल्व हो चुका है। क्लियर है ना भाई। एक और आसान भाषा में समझाया जाए तो अगर मान लो तुमने यहां से 10 ml सोल्यूशन निकाला, कितना ml, 10 ml, तो देखा 10 ml सोल्यूशन में शुगर का 5 पार्टिकल प्रेजेंट है। कितना पार्टिकल, 5 पार्टिकल। यहां से तुमने 10 ml सोल्यूशन निकाला ऊपर से, और उसमें शुगर के कितने पार्टिकल प्रेजेंट थे, जोर से बोलिए, कितने पार्टिकल, 5। नीचे से भी तुमने 10 ml सोल्यूशन निकाला, देखा कि शुगर के 5 ही पार्टिकल मिले हैं। इसका मतलब सोल्यूशन हर जगह यूनिफॉर्म मिला हुआ है, तो इसलिए इसका नाम है होमोजीनियस। क्या नाम है, होमोजीनियस। समझ में आ रही है। अच्छा, हेट्रोजीनियस में क्या होता है, हेट्रोजीनियस में क्या होता है, देखिए, जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। समझ में आ रही है ना, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। जैसे मान लीजिए यहां में हमारे पास में क्या है भाई, वाटर है, और इसको आपने किससे मिला दिया, ऑयल डाल दिया इसका ऊपर में, ठीक है। ये जो दिखाई दे रही है वो ऑयल है, और नीचे वाला दिखाई दे रहा है वाटर है। जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्मली नहीं होता है उसको हम लोग हेट्रोजीनियस बोलते हैं। अच्छा, ऑयल ऊपर में है, वाटर नीचे में है, क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग होती है। ऑयल की डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए ऑयल ऊपर में है, पानी नीचे में है। बोलो क्लियर है ना। अब देखिए हमने क्या किया, यहां से ऊपर से थोड़ा सा एक सोल्यूशन निकाला, यहां से सोल्यूशन लिया और इसके बारे में एनालिसिस किया, तो यहां से हमको जो जो कुछ भी टेस्ट मिलेगा, क्या वो ऑयल का मिलेगा ना भाई। अब यहां से हमने नीचे से निकाला और इसके बारे में एनालिसिस किया, तो ये तो पानी का टेस्ट मिलेगा। तो क्या प्रॉपर्टीज अलग अलग आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेट्रोजीनियस। क्या बोल सकते हैं, हेट्रोजीनियस। इसको देखो, होमोजीनियस में ना कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि होमोजीनियस सिंगल फेज होता है। कैसा फेज होता है, सिंगल फेज होते हैं। होमोजीनियस में कैसे फेज होते हैं भाई, सिंगल फेज। एक नया नाम आ रहा है, सिंगल फेज, अभी समझाएंगे फेज क्या होता है। और यहां में हेट्रोजीनियस में क्या होता है भाई, मल्टीपल फेज होते हैं। कैसे होते हैं भाई, मल्टीपल फेज होते हैं। अब देखिए सिंगल फेज किसको बोलते हैं, फेज उसको बोला जाता है, देखो, पूरे सिस्टम का वो पार्ट जहां तक हमारी प्रॉपर्टीज एक जैसी दिखाई देती है उसको फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। फेज का क्या मतलब है, सिस्टम का वो पार्ट, पहले समझ में ध्यान दीजिए उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। देखिए सिस्टम किसको बोलते हैं, जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम हो जाएगा। जैसे कि अगर हम हमारे पास में एक ग्लास है, उसका अंदर में पानी है, मैं पानी के बारे में स्टडी कर रहा हूं, तो पानी हमारे लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम है। जैसे आप कोचिंग के बारे में जानते हैं तो कोचिंग आपके लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम। ऐसे थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा सिस्टम, सराउंडिंग, ये सारी चीजें। तो जिसके बारे में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जिसके बारे में एनालिसिस करते हैं, वो हमारा क्या है, सिस्टम है। समझ में आ रही है कि नहीं, क्या आप लोगों को चेहरा देख के लग रहा है, नहीं लग रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या ऐसा लग रहा है कि तुमको सब आता है, लेकिन तभी भी पढ़ाया जाएगा, पहला क्लास है। नेक्स्ट क्लास से तो हमारा मूल कंसेप्ट शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिसके बारे में वो देखिए फेज क्या होता है, फेज होता है वो सिस्टम का पार्ट जहां तक हमारी प्रॉपर्टीज एक जैसी दिखाई देती है उसको हम लोग एक फेज से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिएगा, हमने यहां में क्या लिया था भाई, वाटर लिया था, और यहां में चीनी को मिला दिया था, सोल्यूशन बनाया था। तो यहां में हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल से भी देखेंगे ना, तो सोल्यूशन हर जगह एक जैसा दिखाई देगा, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल फेज। क्या बोलते हैं, सिंगल फेज। अब देखो यहां में हमने क्या देखा, यहां में क्या था भाई, ऑयल था, और यहां में था वाटर। तो शुरू से यहां तक किसकी प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही थी, वाटर की, तो ये हमारा एक फेज हो गया। फिर ऊपर गए तो ऑयल का लेवल दिखाई देने लगा, ऑयल की प्रॉपर्टीज अलग होने लगी, तो इसका ऊपर जितना ऑयल होगा वो दूसरा फेज हो जाएगा। फिर कुछ और चीज होगा तो तीसरा फेज हो जाएगा।
मतलब जहां तक तुमको तुम्हारी प्रॉपर्टीज एक से एक जैसी दिखाई दे रही है तो उसको हम लोग एक फेज बोलेंगे। जैसे कि मैं बोलूं, यहाँ में बताइए एक रो में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, यहाँ में पूरा यहाँ तक रेड कलर का, मतलब मान लो ये येलो कलर का कपड़ा पहन के बैठे हैं, दूसरा ग्रीन कलर का, ऐसा, तो इसको एक फेज, ग्रीन वाला को दूसरा फेज, येलो वाला का तीसरा फेज, ऐसा बोला जाता है। फेज का मतलब यही है, वो पूरे सिस्टम का वो पार्ट जहां तक प्रॉपर्टीज एक जैसी दिखाई दे उसी को तो फेज बोलेंगे। समझ में आ रही है ना? तो ध्यान दीजिए, तो यहां तक तो पानी में जब ऑयल मिलाते हैं तो पानी का तो पूरा एक फेज होगा, ऑयल का दूसरा फेज होगा, तो जिसमें मल्टीपल फेज हो जाते हैं उसको क्या बोल दिया जाता है? हेट्रोजीनियस। क्या बोला जाता है? हेट्रोजीनियस। तुमने सच में समझा? प्योर वाटर क्या है? होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस? बताइए, प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस, बिल्कुल सही है, होमोजीनियस है। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसके बाद कॉपी करना शुरू करेंगे हम लोग। एक बार फिर रिवाइज कराऊंगा। सबसे पहले आप लोग बताइए, मिक्सचर को ना हम लोग फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास में मिक्सचर है तो उसको हम लोग फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हमारे जो मिक्सचर होते हैं, नोट्स एकदम अच्छा से बनवाया जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले, जस्ट ऐसे ही पढ़ा रहा हूं आज। मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? मिक्सचर को हम लोग किससे सेपरेट कर सकते हैं? फिजिकली मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है किसको? मिक्सचर को। जैसे अगर मैं बोलूं हमारे पास एक आयरन का एटम है, Fe का एटम है, FeS मतलब आयरन, कौन से स्टेट में है बताइए? सॉलिड। इसका एक पाउडर लिया, क्या लिया? पाउडर लिया। अब हमने सल्फर सॉलिड का भी पाउडर लिया, ठीक है, और दोनों को मिक्स कर दिया, फिजिकली मिक्स कर दिया। फिजिकली का मतलब दोनों में रिएक्शन नहीं कराया, ऐसे ही मिक्स कर दिया दोनों को, ठीक है। अब मान लो एक सोल्यूशन बन गया होगा हमारे पास में, और उस सोल्यूशन में से हमको आयरन को अलग करना है, सल्फर को अलग करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक मैग्नेट लेके आएंगे। तो आप लोग को मालूम है कि मैग्नेट जो होता है उससे कौन अट्रैक्ट हो जाएगा? आयरन। तो ये सोल्यूशन जो बना होगा उसके पास में मैग्नेट को लेके जाओ, तो जितने भी आयरन जो होगा पाउडर फॉर्म में होगा वो तो क्या इस मैग्नेट से तो अट्रैक्ट हो जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या हो जाएगा बताइए? सल्फर हो जाएगा। तो क्या इसको फिजिकली मेथड से क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड को हम लोग फिजिकली मेथड से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर मान लो यही आयरन को, सल्फर को हीट कर दिया जाए, बन जाता है FeS। अब ये हो गया केमिकल रिएक्शन हो गया, और जब केमिकल रिएक्शन हो जाएगा अब FeS को तुम अलग नहीं कर पाएगा। अब इसको अलग करना है तो सुटेबल केमिकल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, तब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो पाएगा, फिजिकली अलग नहीं हो सकता। कहने का क्या मतलब है? कंपाउंड को फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिक्सचर को फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है। समझ में आ रही है क्या? यहां तक किसी को डाउट नहीं है? डाउट है तो पूछ लीजिए। तुम लोग समझा नहीं समझा? समझा है तो क्या क्या शुरू में क्या पढ़ाया गया था? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या है? तुम बोलेगा नीट का। अभी तक जो पढ़ाया जा रहा है वो नीट का कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन एक बार कंसेप्ट क्लियर होगा तो चैप्टर आगे धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। इससे बिल्कुल भी नीट में क्वेश्चन नहीं आता है कि मिक्सचर क्या होता है, ये क्या होता है, लेकिन ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको मालूम होना ही पड़ेगा। चलिए, केमिस्ट्री क्या था? शुरुआत में मैंने क्या पढ़ा है बताइए? केमिस्ट्री उसको बोलते हैं, केमिस्ट्री एक साइंस का ब्रांच है जिसमें किसके बारे में पढ़ते हैं? मैटर की प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन ऑन द फर्दर, मैटर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। पहला क्या था? जोर से बोलिए भाई। फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा क्या था? फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मेटल कितने पार्ट में क्लासिफाइड हो गए? क्या क्या नाम था? सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल में प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस फर्दर कितना पार्ट में होता है? दो। कौन कौन सा? एलिमेंट, कंपाउंड। और मिक्सचर दो, होमोजीनियस और किस में सिंगल फेज होता है? फेज किसको बोलते हैं? फेज वो सिस्टम का वो पार्ट होता है जहां में प्रॉपर्टीज हमारी एक जैसी दिखाई देती है। अभी डिफिनेशन लिखाया जाएगा। फेज पूरा सिस्टम का वो पार्ट जहां तक प्रॉपर्टी हमारी एक जैसी दिखाई देती है उसको होमोजीनियस बोलते हैं। बोलो, क्लियर है क्या? अच्छा, Cl2 एलिमेंट है कंपाउंड है? Cl2 एलिमेंट है कंपाउंड है? क्या एलिमेंट है कंपाउंड है? बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कंपाउंड, मुझे तो नहीं लग रहा है। Cl2 एलिमेंट है कंपाउंड है? क्या कंपाउंड नहीं है क्या? कंपाउंड होने के लिए एक से ज्यादा एटम होना जरूरी है, लेकिन यहां में नंबर ऑफ एटम सेम है। क्लोरीन के दो एटम है लेकिन दोनों एटम क्लोरीन के हैं,
इसलिए ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड नहीं है। अगर वही कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा जाए तो क्या है? कंपाउंड है। मार्बल क्या है? मार्बल MARBLE। अरे भाई कैल्शियम, मार्बल को कैल्शियम कार्बोनेट ही ना बोला जाता है, तो CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है, तो ये क्या है? कंपाउंड है। ब्लड क्या है? ब्लड नहीं, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तब इसमें सब दिया जाएगा। तो आइए भाई, शुरू में हम लोग ये पढ़ रहे थे, तो लिखिए भाई मैटर लिखो। मैटर क्या? सॉलिड लिक्विड गैस सबको आता है क्या? क्या सॉलिड का डेफिनेशन, इंडेफिनिट वॉल्यूम, क्या यही बार बार पढ़ते रहेंगे? नहीं, ये 9 10 में पढ़ चुके हैं हम लोग। क्या ज्यादा स्पीड है क्या? थोड़ा सा है ना, धीरे धीरे हो जाएगा, थोड़ा 1 2 दिन में आप लोग का हमारा फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा। तो बोलिए क्या यहाँ तक कॉपी करना? यहाँ में लिखना प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट लिखना, एलिमेंट के बाद में अगर आप चाहें तो मैं 1 2 लाइन लिखवा सकता हूँ, ठीक है। या मैं ऐसे क्लासिफाइड करना, प्योर सब्सटेंस मिक्सचर, फिर प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट कंपाउंड लिखना, एलिमेंट के नीचे में थोड़ा सा जगह दीजिए, मैं लिखा देता हूँ, कंपाउंड के नीचे में थोड़ा सा जगह दीजिए। बोलो क्लियर है क्या? चलिए तो लिखेंगे, पहले इतना कॉपी हो जाए तो बोलिए। ये पूरा बेसिक है भाई, ये इसमें कुछ भी दिमाग लगाने वाली बात है भी नहीं, दिमाग कल से नेक्स्ट क्लास से शुरू होगी। कॉपी हो गया? कॉपी हो गया ना? तो लिखिए एलिमेंट का नीचे में लिख लीजिए, अगर आप लिखने का मन है तो लिख लीजिए डेट प्योर सब्सटेंस, डेट प्योर सब्सटेंस, डेट प्योर सब्सटेंस which is made up of, that pure substance which is made up of only one kind of atom, that pure substance which is made up of only one kind of atom। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप लोग। एग्जाम्पल यहां में देखिए लिखा गया है, सोडियम, डायमंड, ग्रेफाइट, क्लोरीन, एसेट, ये सब हमारे क्या है बताइए? एलिमेंट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम सेम है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट बोल सकते हैं। देखिए डेट कंपाउंड का नीचे में क्या एलिमेंट का एग्जांपल भी हो गया। ऐसे बहुत हजारों एलिमेंट होंगे, पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखते हैं 118 एलिमेंट होता है कि नहीं? तो वो पूरा एलिमेंट को हम लोगों को याद भी करना है। तो चलिए कंपाउंड के नीचे में लिखिए, देखिए डेट प्योर सब्सटेंस, देखिए डेट प्योर सब्सटेंस, डेट प्योर सब्सटेंस which is made up of more than, that pure substance which is made up of more than one kind of atom, that pure substance which is made up of more than one kind of atom, combining together, combining together, combining together in a definite proportion, combining together in a definite proportion by mass। ठीक है, समझ में आ रही है? तो कंपाउंड का एक एग्जांपल लिख लीजिए, वाटर, वाटर में मास फिक्स होता है। उसके बाद यहां में हैशटैग बना के लिख लीजिए, लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ऑल टुगेदर, properties of compound all together different from the properties of element। properties of compound or the properties of compound all together different from the properties of element। समझ में आ रही है? properties of compound ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। समझ में आ रही है ना? जो कंपाउंड मिलके बना है, जो कंपाउंड किससे मिलके बना है? एलिमेंट से मिलके बना है, तो जो ये एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होगी और इससे जो कंपाउंड बना है उसकी प्रॉपर्टीज ये दोनों एलिमेंट से डिफरेंट होगी। समझ में आ रही है ना? ऐसा एग्जाम्पल भी आपको बता दिया गया है। अब आप लिखेंगे मिक्सचर, मिक्सचर में एक लिखेंगे होमोजीनियस, दूसरा लिखेंगे हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, दूसरा लिखेंगे भाई हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस में लिख लीजिए थ्रू आउट द प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन आर यूनिफॉर्म, जो लिखा गया है थ्रू आउट द प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन आर यूनिफॉर्म।
और यहाँ में लिखेंगे थ्रू आउट द प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन आर नॉट यूनिफॉर्म। जैसे होमोजीनियस में क्या हो जाएगा बताइए, होमोजीनियस का एग्जांपल सॉल्ट सोल्यूशन, वाटर प्लस शुगर, क्या क्लियर है ना, वाटर प्लस सॉल्ट होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं आप, वाटर प्लस ऑयल हेट्रोजीनियस हो जाएगा, ठीक है, सैंड प्लस वाटर हेट्रोजीनियस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, होमोजीनियस के नीचे में लिख लीजिएगा होमोजीनियस कैसा फेज होता है बताइए, सिंगल फेज, और हेट्रोजीनियस मल्टीपल फेज। अब फेज क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे, चलिए लिखिए फेज क्या है, ठीक है लिखिए डेट पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, डेट पार्ट ऑफ द सिस्टम। कॉपी हो गया पूरा, यहां तक पूरा कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद फेज को कैसे डिफाइन करेंगे उसको लिखिए डेट पार्ट ऑफ द सिस्टम up to which, that part of the system up to which we get the same properties, we get the same properties and composition, that part of the system up to which we get the same properties and composition are known as phase, are known as phase। क्या यहां तक क्लियर है ना? अच्छा बताइए किसको हम लोग फिजिकली मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, किसको, मिक्सचर को। मिक्सचर को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। समझ में आ रही है ना भाई, अलग अलग होगा तो आप इसको अलग किया जा सकता है, लेकिन जो कंपाउंड हो जाते हैं उनको हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। अब ये नहीं कि आपको पानी दिया जाए और बोला जाए हाइड्रोजन को अलग करो ऑक्सीजन को अलग करो, आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए केमिकल मेथड है, अलग किया जा सकता है, लेकिन फिजिकली नहीं किया जा सकता है। क्लियर है ना? तो चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया भाई। अब आपको एलिमेंट कंपाउंड इसके बारे में अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, तो मैं कुछ क्वेश्चन लिखा रहा हूं, उसको आपको क्लासिफाई करना है, ठीक है। तो लिखिए क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट कॉमा कंपाउंड, एलिमेंट कॉमा कंपाउंड कॉमा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कॉपर एसिड, अब कॉमन देके लिखते रहिए, कॉपर कॉमा एसिड, बताना है कौन एलिमेंट है कौन कंपाउंड है। CO2 डायमंड, डायमंड, उसके बाद ग्रेफाइट, एयर, एयर, एलॉय, HCl, मार्बल, ऑयल प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, मिल्क, ब्लड, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल्ड वाटर। देखिए अब इसमें क्लासिफाई करना है तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहां में एक बना लीजिए एलिमेंट, यहां में कंपाउंड, यहां में बना लीजिए होमोजीनियस और एक में हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो आपको यहां में लिखा गया है किसमें क्या क्या लिखेंगे आप खुद से कर लीजिए भाई, ठीक है। कौन एलिमेंट है, कौन कंपाउंड है, कौन मिक्सचर है, कौन होमो है, कौन हेट्रो है, ठीक है। चलिए हो गया क्या, चलिए बताइए आप लोग Cu को कहां में लिखेंगे, कॉपर को कहां में लिखेंगे, एलिमेंट में लिखेंगे, ठीक है। कॉपर को आपने एलिमेंट में लिखा, ठीक है। एसिड को कहां में लिखेंगे बताइए, एलिमेंट में लिखेंगे, ठीक है। एसिड भी एक प्योर, क्योंकि इसमें 8 तो एटम है लेकिन सब एटम सल्फर का है तो एलिमेंट हो जाएगा। CO2 को कहां में लिखेंगे बताइए, कंपाउंड में, तो लिख दीजिए CO2 को कंपाउंड में लिख दीजिए। डायमंड को कहां में लिखेंगे, एलिमेंट में लिखेंगे, तो डायमंड भी लिख लीजिए। अच्छा ग्रेफाइट को कहां में लिखेंगे बताइए, एलिमेंट में लिखेंगे। अच्छा ठीक है, एयर को कहां में लिखेंगे, जब भी बात किया जाए एयर तो प्योर प्योर फॉर्म ऑफ एयर समझना है, उसमें डस्ट पार्टिकल मिला हुआ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ये प्योर एयर है। तो बताइए एयर को कहां में रखेंगे बताइए, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, तो एयर हमारा क्या हो जाएगा भाई, होमोजीनियस हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं जितने भी मिक्सिंग ऑफ गैसेस होती हैं सब होमोजीनियस होती हैं। अच्छा देखिए
जैसे आप लोग बोल रहे थे कि जो मिक्सिंग ऑफ लिक्विड होती है वो तो होमोजीनियस भी हो सकती है, हेट्रोजीनियस भी हो सकती है। अल्कोहल को वाटर में मिला दो, सोल्यूशन एक जैसा दिखाई देता है, होमोजीनियस है। लेकिन वही मिल्क में जब हम लोग या वाटर में ऑयल मिला देते हैं, दोनों तो लिक्विड है लेकिन दोनों सोल्यूशन हेट्रोजीनियस हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल फेजेज आने लगते हैं, तो इसलिए नाम हो गया हेट्रोजीनियस। लेकिन यहाँ में जो एयर होती है, हवा होती है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, सब गैस तो मिली हुई है कि नहीं भाई? समझ में आ रही है? हमने क्या बोला था कि यहाँ में थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। यहाँ में वाटर है और यहाँ में ऑयल है, तो मैंने बोल दिया कि इनकी डेंसिटी कम है इसलिए ये ऊपर में है, और वाटर की डेंसिटी है इसलिए नीचे में है, तो अलग अलग लेयर दिखाई देगा, अलग अलग लेयर दिखाई देगा, इसलिए ये हेट्रोजीनियस है। लेकिन एयर भी होता है, अलग अलग गैसेज हैं, उनका भी डेंसिटी अलग अलग होता है। हीलियम गैस का अलग, नाइट्रोजन गैस का अलग, ऑक्सीजन गैस का अलग, डेंसिटी में फर्क है, लेकिन सबका मिक्सचर होमोजीनियस कहलाता है। क्यों भाई? क्योंकि गैस के पास दो प्रॉपर्टीज होती है। पहला कि गैस के मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। दूसरा, गैस के मॉलिक्यूल में जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है वो गैप ज्यादा होता है। इसलिए अगर गैप ज्यादा है तो दूसरा गैस मिक्स ना हो जाएगा भाई, मिक्स हो जाएगा, तो मिक्सिंग होने की टेंडेंसी ज्यादा है। जैसे लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में इतना मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस ज्यादा नहीं होता है, लेकिन गैस में क्या होता है बताइए? गैस में क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में। अरे भाई पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? गैस में। गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं कि नहीं होते हैं? ऊपर से उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और जब एनर्जी ज्यादा है, गैप ज्यादा है, तो क्या एक गैस दूसरे गैस में मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों नहीं मिल पाता है, इसलिए गैस जो होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑल गैस इज ए होमोजेनियस सोल्यूशन। समझ में आ रही है ना? जैसे मैं बोलूं कि देखिए, अगर आपको वो कॉर्नर से इस कॉर्नर में आना है, कि वहां से यहां में आके मिलना है, मान लो वहां से यहां में आना है, तो उसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। क्या? पहला कंडीशन, जगह खाली होना चाहिए। खाली होगा तभी तो आप आराम से आ पाएंगे भाई। समझ में आ रही है ना? अगर मान लो भाई यहां में खाली होगा तो आराम से आप जाके मिल सकते हैं। दूसरा, आपके पास एनर्जी ज्यादा होना, खाली है लेकिन एनर्जी है ही नहीं, तो क्या आप मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होनी चाहिए। समझ में आ रही है कि नहीं? तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, अब गैप हो जाए मैक्सिमम, तो क्या दो गैस आपस में मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। अब मिल जाएगा, अब मिक्सिंग ऑफ गैस है, तो इसलिए वो कैसा है भाई? होमोजीनियस है। हर जगह जहां में आप लोग क्लासरूम में बैठे हैं, यहां में भी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हर जगह, क्योंकि वो गैस की टेंडेंसी है मिक्सिंग होने की, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा और पार्टिकल है ज्यादा, पार्टिकल का बीच का गैप है ज्यादा, इसलिए गैस आराम से मिक्स हो जाता है, और इसलिए हर जगह वो सोल्यूशन एक जैसा होता है, इसलिए सोल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा बताइए? होमोजीनियस। अगर मान लो भाई 10,000 बच्चे हैं, मान लो 200 बच्चे हैं, पूरा क्लासरूम भरा हुआ है, आपको यहां से वहां में जाना है, जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे, गैप ही नहीं है। गैप होता तब ना आप जाके वहां से वहां चले जाते। तो मिलने के लिए गैप का होना भी जरूरी है और एनर्जी का भी होना जरूरी है। अगर दोनों रहेगा तो एक गैस दूसरे गैस में आराम से मिक्स हो सकती है, होमोजीनियस हो जाएगा। बोलो समझा नहीं समझे? तो एयर भी हो गया। एलॉय बताइए, एलॉय होमोजीनियस हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस। एलॉय क्या होता है भाई? देखिए, अगर हमको अलग अलग कंपाउंड, अलग अलग एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, उसको आपको एक जैसा प्रॉपर्टीज बनाना है। समझ में आ रही है ना? तो आप लोग क्या करते हैं, सब एलिमेंट को आपस में कंबाइन करते हैं, उसके बाद उसको मेल्ट करते हैं, उसको होमोजेनाइज करते हैं, मतलब सबको मिलाते हैं, एक बार कूल कर देते हैं, सोल्यूशन एक जैसा तैयार हो जाता है, तो नाम हो जाता है एलॉय। समझ में आ रही है ना? जैसे कि आप लोग देखो, आप लोग क्या करते हैं भाई, देखिए आप लोग सिल्वर में गोल्ड को मिला देते हैं। सिल्वर है और आपको चाहिए गोल्ड का जैसा चाहिए, तो सिल्वर को क्या करते हैं हम लोग, गोल्ड का सोल्यूशन को पूरा मेल्ट कर देते हैं, मोल्टेन फॉर्म में ला देते हैं, सिल्वर को मिला देते हैं, मिला के पूरा होमोजेनाइज कर देते हैं, मतलब यूनिफॉर्म मिला देते हैं, उसके बाद कूल कर देते हैं, सोल्यूशन आपको गोल्ड जैसा दिखाई देता है। तो ये मिक्सिंग ऑफ क्या है? मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एलिमेंट को एक साथ में जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, उनको मिक्स करके एक नया बना दीजिए, एक जैसा प्रॉपर्टीज बना दीजिए, तो नाम हो जाता है होमोजीनियस। समझ में आ रही है ना? तो मेटल का मतलब जितने भी एलॉय होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? होमोजीनियस होते हैं। समझ में आ रही है ना? अच्छा, दो मेटल बन गया है, क्या इसको अलग करना है तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मान लो गोल्ड में सिल्वर मिला दिया गया, दोनों को अलग करना है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
मान लो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास सुनार का जो सुनार होते हैं उनके पास दुकान होता है। आपने गए, आपने एक रिंग खरीदा भाई, ठीक है भाई, रिंग खरीदा आपने 8000 का, उसने क्या किया 2000 सिल्वर मिला दिया और बना के आपको 8000 का दे दिया, लेकिन आपको तो पता नहीं चलेगा। लेकिन आप दूसरे दुकानदार के पास लेके जाइए और देखिए, वो पता कर देगा कि इसमें गोल्ड कितना है, सिल्वर कितना है, बता कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि उसमें से निकाल दीजिए, वो निकाल भी सकता है। मतलब ये जो सोल्यूशन है वो हमेशा होमोजीनियस होता है। एलॉय हो गया। एचसीएल बताइए क्या होगा? कंपाउंड। तो एचसीएल कंपाउंड के अंदर में लिख दीजिए। मार्बल क्या होगा? CaCO3 फॉर्मूला होता है, तो कंपाउंड हो जाएगा। बताइए ऑयल प्लस वाटर हेट्रोजीनियस, ऑयल प्लस वाटर हेट्रोजीनियस, तो यहां में लिख दीजिए ऑयल प्लस वाटर। फिर नेक्स्ट में भाई सॉल्ट प्लस वाटर बताइए, तो सॉल्ट प्लस वाटर होमोजीनियस। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा? मिल्क। मिल्क बताइए, मिल्क बताइए होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। कितने स्टूडेंट बोल रहे हैं होमोजीनियस? कितने स्टूडेंट होमोजीनियस? हाथ खड़ा करेंगे। होमोजीनियस में एक स्टूडेंट। नेक्स्ट हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस में बाकी तो क्वेश्चन ही गलत है, मतलब तुम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे। तो कितने स्टूडेंट हेट्रोजीनियस बताइए? मिल्क होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस? टेंशन में आ गए आप लोग। हेट्रोजीनियस। मिल्क कैसा होता है? हेट्रोजीनियस। कैसे होता है हेट्रोजीनियस? मिल्क जो होता है हमारा कैसा होता है? हेट्रोजीनियस होता है। अच्छा बताओ, मिल्क कोलाइडल है कि ट्रू सोल्यूशन है? कोलाइडल सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन, कुछ भी याद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। देखो, मिल्क में पानी होता है कि नहीं? उसका कंस्टिट्यूएंट में पानी होता है कि नहीं? पानी होता है। क्या मिल्क में फैट भी होता है? क्या मिल्क में ऑयल भी होता है? क्या ऑयल, ऑयल की ड्रॉपलेट होती है क्या? जब एक जैसे माइक्रोस्कोप से तुम देखेगा तो मिल्क में वाटर भी दिखाई देगा, वाटर के ड्रॉपलेट भी दिखाई देंगे, ऑयल के भी ड्रॉपलेट दिखाई देंगे। क्या लेयर अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। होमोजीनियस बोलेंगे, हेट्रोजीनियस बोलेंगे? हेट्रोजीनियस बोलेंगे। मिल्क कैसा है? हेट्रोजीनियस है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि मिल्क में बताइए क्या है, यहां में हमारे पास ऑयल के भी ड्रॉपलेट होंगे। अभी मैं बता रहा था वाटर के ऊपर में ऑयल, सोल्यूशन कैसा? हेट्रोजीनियस। बताइए उसके बाद क्या है? ब्लड। ब्लड कैसा है? हेट्रोजीनियस होमोजीनियस? हेट्रोजीनियस, क्योंकि ब्लड में देखेंगे लिपिड होता है कि नहीं होता है? फिर उसके में अंदर में क्या है भाई? फैट है। ऑयल होती है कि नहीं? ऑयल की ड्रॉपलेट होती है, पानी भी है। कैसा हो जाएगा? हेट्रोजीनियस। क्या छूट गया? कुछ छूटा है क्या भाई? डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर मतलब प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, मतलब H2O। कैसा हो जाएगा? होमोजीनियस। अरे डिस्टिल वाटर होमोजीनियस लिख दिया दोनों। डिस्टिल वाटर क्या हो जाएगा? कंपाउंड ना है। कहा मैंने, कहा लिखा? नहीं लिखा ना। डिस्टिल वाटर H2O है तो ठीक है। कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं छूटा है, तो ये आपने क्लासिफाइड कर लिया। समझ में आ रही है कौन एलिमेंट है कौन वाटर है? आप लोग सोच रहे होंगे क्या एयर में तो बहुत सारा डस्ट पार्टिकल होता है, ऐसा ऐसा। तो जब भी एयर की बात किया जाए प्योर एयर लेना है, डस्ट पार्टिकल इसमें नहीं है। और डिस्टिल वाटर मतलब प्योर फॉर्म ऑफ वाटर H2O, ये भी हमारा कंपाउंड है। तो क्या ये क्वेश्चन कॉपी हो गया? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखिए अभी पहला पार्ट हमारा खत्म हुआ। यहां तक किसी को डाउट नहीं है? बोरिंग हो रही है ना? क्योंकि अभी तक आप लोग का आदत था 12 साढ़े 12 बजे तक पढ़ने का, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मान लो मैं एक स्टूडेंट से बोलूं कि आप जाइए मार्केट से एक चावल खरीद के लेके आइए, ठीक है? मान लो एक स्टूडेंट है, मैंने बोला कि आप जाइए मार्केट से एक चावल खरीद के लेके आइए, तो क्या वो समझेगा कि एक चावल लाना है इसका क्या मतलब है? 1 क्विंटल लाना है कि 1 ग्राम लाना है कि 1 केजी लाना है? उसको तो पता, मैंने तो सिर्फ एक नंबर बताया है ना कि एक चावल लाना है। क्या ये सही है क्या? अगर मैं बोलता कि 1 केजी चावल लाना है, 1 केजी राइस लेके आना है, तो क्या दिमाग में पूरा क्लियर पिक्चर है कि हमको जाना है, राइस लाना है और 1 केजी लाना है? अगर केवल एक बोल देने से कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा था, 1 ग्राम लाना है कि 1 पीस लाना है कि 1 क्विंटल लाना है, समझ में आ रही है ना भाई? तो इसके लिए एक क्या बनाया गया है कि कोई भी नंबर का पीछे में उसका यूनिट लिखने से पिक्चर पूरा क्लियर हो जाता है। समझ में आ रही है ना? तो इसके लिए यूनिट बनाया गया। क्या बनाया गया? यूनिट बनाया गया।
तो लिख लीजिए एक लाइन में, एवरी क्वांटिटी, ऐसे लिखिए, एवरी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, every quantitative measurement is represented by number, followed by unit, ठीक है। मतलब जो नंबर होगा उसका पीछे में यूनिट लिखने से वो पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो यूनिट क्या है, अब यूनिट के बारे में ध्यान देंगे। तो लिखिए यूनिट का डेफिनेशन, तो लिखिए स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, chosen, 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 standard of reference chosen to measure a standard of reference chosen to measure a definite physical quantity are known as unit। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे अभी मान लो ग्लोबलाइजेशन है, यहाँ की बात दूसरी जगह शेयर करना है ना, तो कहीं कहीं डिस्टेंस को यार्ड में मेजर किया जा रहा था, कहीं कहीं डिस्टेंस को लेंथ में मतलब मीटर में मेजर किया जा रहा था, कहीं कहीं अलग अलग यूनिट में मेजर किया जा रहा था। तो मान लो कोई इंडिया का साइंटिस्ट है, वो अपनी बात को रिसर्च किया और अपनी बात को अमेरिका के साइंटिस्ट से शेयर करना चाहते हैं, तो उसमें डिस्टेंस को यार्ड में मेजर कर रहे हैं, यहाँ में डिस्टेंस को मीटर में कर रहे हैं। तो ना तो ये मीटर बोलेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे, वो बोलेंगे तो ये समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए एक एसआई सिस्टम बनाया गया, ठीक है। समझ में आ रही है ना, तो हम लोग क्या बनाया गया भाई, एसआई सिस्टम। और ये हमारा एसआई सिस्टम को तय किया गया कि हमारा 7 बेसिक यूनिट होती है, 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट होती है। कितनी बेसिक यूनिट होती है बताइए, 7। तो हमारी 7 बेसिक एसआई यूनिट होती है। ये फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन सा यूनिट होती है बताइए, मास, क्या क्या होती है बताइए भाई, मास, दूसरा लेंथ, मास लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ में इलेक्ट्रिक करंट, आगे पीछे हो सकता है, 5 में टेम्परेचर, नेक्स्ट में लुमिनस इंटेंसिटी, और 7th में क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो देखिए इनका यूनिट भी याद रखिएगा, जैसे मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, है ना, किलोग्राम। तो इसको कैसे लिखेंगे, केजी, ठीक है। मास का यूनिट किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट में लेंथ का बताइए, मीटर, तो इसको स्मॉल m लिखेंगे। टाइम का सेकेंड, क्या लिखेंगे, स्मॉल s। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, किससे लिखेंगे, a से। टेम्परेचर का केल्विन, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इसको केमिस्ट्री में पढ़ना ही नहीं, CD, क्या किससे लिखते हैं, CD। और केमिस्ट्री जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं यही है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किसमें मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट बोलिए, मोल, MOL, लिखते शॉर्ट में क्या है, MOL। समझ में आ रही है ना। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक साइंटिस्ट का नाम भी एम्पियर है और इलेक्ट्रिक करंट का भी SI यूनिट एम्पियर होता है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी A लिखा है, AMPERE, ठीक है, तो जब भी कैपिटल A लिखा है तो समझ लेना ये नेम ऑफ साइंटिस्ट है, ठीक है, नेम ऑफ साइंटिस्ट है। लेकिन अगर AMPERE लिखा है तो ये क्या है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। तो जब भी एम्पियर कैपिटल A से लिख दिया जाए तो साइंटिस्ट के नेम को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन स्मॉल a लिखेगा मतलब वो SI यूनिट है, किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। समझ में आ रही है ना भाई। उसी प्रकार देखिए, जब भी SI यूनिट होगा, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट
एम्पियर लिखना है, स्मॉल ए से लिखना है कैपिटल, लेकिन उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, उसका सिंबल होगा, वो कैपिटल ए होगा। उसी प्रकार हमारा एक साइंटिस्ट का नाम भी केल्विन है, लेकिन जब भी हम लोग टेम्परेचर का यूनिट लिखेंगे तो स्मॉल के लिखेंगे, लेकिन उनका जो यूनिट होगा वो कैपिटल ए होगा, कैपिटल के होगा। समझ में आ रही है क्या? हाँ ठीक है, कैंडेला। अब इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं बाद में, नेक्स्ट क्लास में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग मोल बोलते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, तो ये क्या आप लोग एमकेएस सिस्टम पढ़े थे क्या? एमकेएस सिस्टम, लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकेंड में, क्या यहां में भी सेम था क्या? तो ये अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सेम चीज है, एमकेएस सिस्टम। तो अगर सेम चीज होता तो केवल हम लोग एमकेएस सिस्टम पढ़ते, एसआई यूनिट पढ़ते नहीं। तो एमकेएस सिस्टम में थ्री फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताई जाती हैं, लेकिन ये हमारा जो फंडामेंटल है वो 7 है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ एमकेएस सिस्टम ये हुआ, एमकेएस सिस्टम का एक्सटेंशन हो गया फंडा एसआई यूनिट, है कि नहीं? उसमें तो 3 फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी ना, यहां में तो 7 आएगा, है कि नहीं? कॉपी हो गया। अगर भाई कहीं लिखा है मान लो ऐसा 5 मोल, कहीं लिखा है 5 मोल, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो MOLE मतलब ये क्या होगा? एसआई यूनिट, ये तो एसआई यूनिट है ना। मोल का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट मोल है, MOLE, लेकिन उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन MOL। या तो तुम 5 मोल लिखो या 5 MOL लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। ये उसका एसआई यूनिट हो जाता है और उसको रिप्रेजेंट करना MOL हो जाता है। नहीं समझ में आया? जैसे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो 5 एम्पियर लिखेंगे या 5 कैपिटल ए लिखेंगे, क्या दोनों का मीनिंग तो सेम है? ये क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट, ये हो जाएगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ रही है ना? तो 5 MOLE उसका एसआई यूनिट होगा, 5 MOL क्या हो जाएगा? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या यहां तक किसी को डाउट नहीं है? अच्छा देखिए, यहां ये तो हमारा 7 फंडामेंटल या ये क्वांटिटीज हो गई, फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, लेकिन कुछ कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो डिराइव्ड होती हैं, है कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? जैसे अगर मैं बोलूं एरिया का यूनिट बताइए, तो अगर मैं बोलता हूं एरिया का यूनिट बताइए, तो आप तो स्क्वायर मीटर बताते हैं, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ मीटर है ना। वॉल्यूम बोला जाता है तो क्या बताते हैं? मीटर क्यूब। समझ में आ रही है ना? इसके लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ा भाई? डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव होती है, हाँ, उसको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटीज। मतलब क्या होता है? 7 तो फंडामेंटल होता है, इसी से मिलकर सारी क्वांटिटीज हमारी बनी है, सारी यूनिट बनी है। जैसे कि एरिया, एरिया क्या होता है भाई? लेंथ का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? एरिया लेंथ का स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट बताइए क्या है? मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। जैसे वॉल्यूम क्या होता है बताइए? लेंथ का क्यू, और लेंथ का यूनिट है मीटर, तो मीटर का क्यू, मीटर क्यू। तो ये सब क्या हो जाएगा बताइए? डिराइव क्वांटिटीज हो जाएंगी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है क्या? अच्छी बात है। तो कॉपी करना है तो कर सकते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है प्रीफिक्स के बारे में। देखिए हम लोगों को थोड़ा प्रीफिक्स यूज करना है, प्रीफिक्स याद करना है। चलिए आइए भाई, देखिए प्रीफिक्स, और ये आपका बेसिक पढ़ाया जा रहा है। कल से तो आपका मोल कंसेप्ट जो आप चाहते हैं वो आपको समझाया जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? प्रीफिक्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स के बारे में जानना है। तो प्रीफिक्स क्या है? देखिए किलो हेक्टो डेका मीटर, याद रखना है। किलो हेक्टो डेका मीटर, किलो हेक्टो डेका मीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर। देखिए ये पहले हमारा क्या होता है? किलो। अगर हम लोग आरएचएस जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। हम लोग क्या जा रहे हैं? आरएचएस। मतलब आप समझना, किलो को चेंज करना है हेक्टो, तो मल्टीप्लाई कितने से करना है? 10। हेक्टो से डेका में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10। डेका से मीटर में जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10।
मीटर से डेसी में जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10, और डेसी से सेंटी में जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10, और सेंटी से मिलीमीटर में जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10। कैसे फिजिक्स में पढ़ाया गया था आप लोगों को? पढ़ाया जाएगा जब यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ाया जाएगा। तो बताइए, अगर मैं बोलूं 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर 10, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर 10, 1 डेसीमीटर में कितना मिलीमीटर, बताओ क्या यहां से यहां में जाने में कितना बार 10 से मल्टीप्लाई, 2 बार, तो 100। अच्छा 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, 10 इंटू 10 इंटू 10, क्या 3 बार करना होगा? बोलो समझा नहीं समझा? समझा। तो क्या तुमने समझा भाई कि इधर से इधर जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से। अच्छा यहां से यहां में जाना है तो 10 से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड? अच्छा मैं बोलूं कि 10 से, मान लो कोई भी नंबर है x, उसको 10 से डिवाइड करना है, क्या इसका मतलब यही है क्या उसको 1/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए? क्या 10 से डिवाइड करने का मतलब 1/10 से मल्टीप्लाई करना? तो उन्होंने मेरी बात से सहमत नहीं है। जैसे देखो 5/10 है, क्या इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 1/10? क्या तुम बोला 5 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, देखो 10 डिवाइड हुआ है, या तो तुम बोलेगा 1/10 से 5 को मल्टीप्लाई करो, क्या बात बराबर है कि नहीं? हाँ। तो आइए ध्यान दीजिए, अब यहां से यहां में जाना है तो डिवाइड बाई 10 करना है या मल्टीप्लाई बाई 1/10, यहां से यहां में जाना है तो मल्टीप्लाई बाई 1/10, यहां से यहां में जाना है मल्टीप्लाई बाई 1/10, यहां से यहां में मल्टीप्लाई बाई 1/10, यहां से यहां में 1/10, यहां से यहां में 1/10। समझ में आई क्या? तो अगर आप लेफ्ट टू राइट, देखो इधर से इधर, राइट से लेफ्ट, या जैसे आप समझना है, इधर से इधर जाएंगे, किलो से मिली में जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब मिली से किलो में जाएंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे या 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉपी करो, कॉपी हो गया। अच्छा थोड़ा सा आप कन्वर्जन। अच्छा बताइए, मीटर में बोलेंगे तो मीटर बोलना, ग्राम में बोलेंगे तो ग्राम ले लेना। बोलो क्लियर है क्या भाई? अच्छा अगर मैं बोलूं 1 किलोमीटर में, जैसे हमने बोला भाई 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होगा? 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होगा? अब देखो, अब किलो यहां से है ना किलो, अब क्या यूज किया है मीटर, तो मीटर में आंसर आएगा। अब 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर है, देखो यहां में 1 2 3 4 5 6, तो 1 किलोमीटर में 10 की पावर 6 मिलीमीटर। 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर? 10 की पावर 6 मिलीमीटर। तो अगर मैं बोलूं 5 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर में कितना डेसीमीटर, डेसीमीटर बताइए। 5 किलोमीटर में, देखो 5 किलोमीटर है तो बताओ, थोड़ा सा ध्यान दो, डेसीमीटर यहां तक आ रहा है ना भाई, 1 2 3 4, 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कितना किलोमीटर में 5, तो 5 इंटू 10 की पावर 4। समझ में आ रही है ना भाई? देखिए इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, किलोमीटर, ठीक है। हेक्टो को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, हेक्टोमीटर। डी मतलब डेकामीटर, एम मतलब मीटर, डेसीमीटर, एच एम, हेक्टोमीटर को एच एम, डेसीमीटर को, डेका को क्या बोलेंगे भाई? डेका को लिखने का डी एम, डैम लिखा जाता है। डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। समझ में आ रही है? शॉर्ट में रिप्रेजेंटेशन ऐसा करना है। 1 डेसीमीटर में कितना मिलीमीटर बताइए? 1 डेसीमीटर में कितना मिलीमीटर? 10⁻²। डेसीमीटर मिलीमीटर, एक बार दो बार। समझ में आ रही है? 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में कितना किलोमीटर? क्या करना है, डिवाइड करना है भाई, कितना बार? 1 2, कितना बार? 7 बार, 7 बार या 6 बार? तो क्या लिखेंगे, देखो 1/10 की पावर 6, है ना? समझ में आ रही है नहीं आ रही है? थोड़ा सा डाउट हो गया आप लोगों को। देखिए इधर, तो देखो कहां से जाना है, यहां से यहां में 10 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड, 10 से डिवाइड, 10 से डिवाइड, मतलब
1/10 इंटू 1/10, ऐसा करना है कि नहीं करना है बोलिए? क्या कितना बार करना है? 6 बार करना है ना भाई। देखिए यहां से यहां में 1/10, फिर यहां में 1/10, फिर 1/10, 1/10, ऐसा करना। तो बताइए क्या 1/10 की पावर 6 हो जाएगा? और 10 की पावर 6 को ऊपर लेके जाएंगे तो बताओ 10 की पावर -6 किलोमीटर। क्या हो जाएगा भाई? किलोमीटर। 1 मिलीमीटर में कितना किलोमीटर? 10 की पावर -6 मिलीमीटर। क्या ये कन्वर्जन कर सकते हैं क्या? क्योंकि अभी जो पढ़ाया जा रहा है पूरा इंटायर चैप्टर में ये सब यूज होते रहेंगे। चलिए कॉपी कर लीजिए। अच्छा बताओ 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम? 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम? अब किलोमीटर लिखा है ना, मीटर को ग्राम कर लीजिए। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। बोलो क्लियर है क्या? तो मीटर लिख रहे थे, ग्राम से चेंज करेंगे। तो बताओ 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम? ग्राम, देखो क्या यहां में ग्राम? अरे भाई ये ग्राम कहां में जाना है? मिलीग्राम। मिलीग्राम यहां में बताओ 1 2 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ग्राम से मिलीग्राम, 10 10 10, 3 बार। तो बताओ कितना हो जाएगा? 1000। भाई मीटर कर रहे थे ना तो ग्राम से चेंज कर दीजिए तो हो जाएगा किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। बोलो क्लियर है क्या? फिर उल्टा भी सेम। ठीक है, कॉपी हो गया होगा। कॉपी हो गया। क्या मैं ये मिटा सकता हूं क्या? तो ये मैं मिटा सकता हूं ना भाई? चलिए ठीक है। ठीक है, तो ये आपको पूरा कन्वर्जन मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, ऑटो। माइक्रो को म्यू से, नैनो को एन से, पिको को स्मॉल पी से, फेम्टो को स्मॉल एफ से, ऑटो को ए से। एक माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 मीटर, 10 की पावर -9 मीटर, 10 की पावर -9। अब माइक्रोग्राम होगा तो ग्राम हो जाएगा, माइक्रोमीटर होगा तो मीटर हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना? एक माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, याद रखिएगा। पिको मतलब 10 की पावर -12, फेम्टो मतलब 10 की पावर -15, 10 की पावर -18। ठीक है, याद रखिएगा। अगर कोई बोलेगा एक ऑटो मीटर मतलब 10 की पावर -18 मीटर, एक ऑटो ग्राम मतलब 10 की पावर -18 ग्राम, एक ऑटो लीटर मतलब उतना लीटर हो जाएगा। समझ में आ रही है? कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा। मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, ई एक्स है, एक्सा 10 की पावर 18 होता है। तो अब क्या देख रहे हैं भाई? देखिए याद रखना है माइक्रो, नैनो, पिको, फेंटो, एटो ना, इसमें क्या है 3 का मल्टीपल है क्या? ये 3 की पावर -6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, 3 का मल्टीपल हो गया। वही जितना यहाँ में माइनस है उतना ये प्लस हो जाएगा। मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। ठीक है, ये यूनिट है, ये आपका यूज होगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलिए, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है क्या पढ़ने का? तो एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। चलो आज के लिए इतने ही। लेकिन आप लोग अभी माइंड सेटअप बना लीजिएगा, आपकी क्लास 2:30 तक चलेंगे। सबसे पहले जल्दी जल्दी बताइए, हम क्वेश्चन पूछेंगे और आपको बताना है। ठीक है, चलिए हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था? मैटर को क्लासिफाइड करते हुए पढ़ा था। मैटर का क्लासिफिकेशन केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर कितने पार्ट में होते हैं? बिना देख के बोले, जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। बोलो कितना प्रकार का? जोर से बोलो, कौन कौन सा? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं?
प्योर सब्सटेंस कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? एलिमेंट और कंपाउंड। Cl2 एलिमेंट है कंपाउंड है? एलिमेंट है। H2Cl2 H2Cl2 कंपाउंड है। उसमें कितने कितने एटम है? 4। H2Cl2 दो सल्फर के दो क्लोरीन के 4 एटम। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा ठीक है, एलिमेंट समझ में आ गया। क्या एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम सेम होना जरूरी है क्या? क्या हम लोग डायमंड में किसके एटम होते हैं? कार्बन के कि किसके होते हैं? कार्बन का कितना एलोट्रोप? कार्बन का कितना एलोट्रोप? 2 3 5। 3 कौन कौन सा? डायमंड, ग्रेफाइट, बग, मनिस्टर, फुलडेन। जैसे C60 बोला जाता था, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है ना। हाँ ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। कंपाउंड में क्या सेम होना जरूरी है भाई? उनका मास का रेशियो सेम होना जरूरी है। ठीक है, कंपाउंड में कितने एटम होने चाहिए मिनिमम? 2 या 2 से अधिक। समझ में आ रही है ना? तुम फिर सोच रहा होगा कंपाउंड और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है? मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है? मॉलिक्यूल में सेम भी एटम हो सकता है ना भाई, S8 मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर मान लो मॉलिक्यूल का ऑप्शन नहीं लिखा है S8 तो क्या मानेंगे? एलिमेंट। याद रखिएगा सल्फर हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? S8। एसिड का स्ट्रक्चर क्राउन रिंग स्ट्रक्चर, जिस प्रकार राजा का मुकुट होता है उसी प्रकार एसिड का स्ट्रक्चर होता है, बताया जाएगा। चलिए कंपाउंड के बारे में पढ़ा था हम लोग। फिर किसके बारे में पढ़े थे हम लोग? मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर को क्या फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं? क्या कंपाउंड को फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं? क्या फिजिकल जैसे कि हमारा जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर का कंपोजिशन का रेशियो क्या फिक्स होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन कंपाउंड का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। मिक्सचर में दो प्रकार होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस उसको बोलते हैं जिसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल तक भी एक जैसा सोल्यूशन दिखाई देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। मतलब होमोजीनियस का मतलब जिसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। बोलो क्लियर है क्या? बताओ, मिक्सिंग ऑफ टू सॉलिड सोल्यूशन में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस? मिक्सिंग ऑफ टू सॉलिड सोल्यूशन इज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस। मिक्सिंग ऑफ टू सॉलिड सोल्यूशन इज ऑलवेज होमोजीनियस। जिस तरह मेटल के एलॉय दो अलग अलग सॉलिड है, दोनों को मिलाएंगे सोल्यूशन एक जैसा हो जाएगा। फिर अलग करना चाहे अलग कर सकते हैं। देखो होमोजीनियस किसको बोलते हैं? जिसको अलग किया जा सकता है ना भाई। अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जैसे मिक्सिंग ऑफ टू सॉलिड को आपस में मिलाओ, सोल्यूशन हमेशा होमोजीनियस होगा। लिक्विड का मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड सोल्यूशन में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। एग्जांपल, अल्कोहल प्लस वाटर होमोजीनियस, वाटर प्लस ऑयल हेट्रोजीनियस। क्लियर है क्या? क्यों हेट्रोजीनियस है? ऑयल प्लस वाटर क्यों हेट्रोजीनियस है? क्योंकि उसमें फेज अलग अलग है। फेज किसको बोलते हैं? फेज उसको बोलते हैं मतलब कोई भी सिस्टम को जहां तक तुमको प्रॉपर्टीज एक जैसा दिखाई देता है उसको एक फेज से डिनोट करते हैं। अलग फेज दिखाई देगा, अलग फेज से डिनोट करेंगे। बोलो क्लियर है क्या? होमोजीनियस में कितना फेज होता है? एक। हेट्रोजीनियस में मल्टीपल फेज होता है। अच्छा बताओ, मिक्सिंग ऑफ टू गैस सोल्यूशन इज ऑलवेज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस या मे बी होमो और हेट्रो? होमोजीनियस। मिक्सिंग ऑफ टू गैस सोल्यूशन इज ऑलवेज होमोजीनियस, क्योंकि वो आपस में मिल चुका है, फिर इसको आसानी से अलग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे तुम लोग क्लासरूम में बैठा है, इसमें कौन कौन सी गैस प्रेजेंट होंगी? सबसे ज्यादा कौन सी गैस होंगी? सबसे ज्यादा कौन सी गैस होंगी? नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा कौन सी गैस होगी? अरे भाई एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा वही ना पाया जाता है, 78% नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन है कि नहीं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कितना फॉर्म में पाया जाता है? 0.002%, इतना ही कम है। मतलब सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है कि नहीं है? फिर होमोजेनियस हेट्रोजीनियस को पढ़ते हुए हम लोग यूनिट के बारे में समझे। यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है जिससे कोई भी फिजिकल यूनिट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। और यूनिट का रिप्रेजेंटेशन के लिए मतलब कोई भी क्वांटिटेटिव को रिप्रेजेंट करना है, मेजर करना है, तो नंबर के साथ में उसका यूनिट लिखना जरूरी होता है। कितना बेसिक यूनिट होती है? कौन कौन सा होती है बताओ भाई? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और कैपिटल ए से लिखा हुआ एम्पियर और स्मॉल ए से लिखा हुआ एम्पियर में क्या डिफरेंस है? पहला वाला साइंटिस्ट का नाम, दूसरा वाला उसका एसआई यूनिट। क्लियर है ना? केल्विन में केल्विन को लिखते हुए के से शुरू करेंगे, स्मॉल के से शुरू करेंगे। मतलब टेम्परेचर का यूनिट क्या है? केल्विन। लेकिन जब तुम फिजिक्स में पढ़ेगा तो बताया जाएगा टेम्परेचर का यूनिट, टेम्परेचर को केल्विन के से भी लिखा जाता है, थीटा से भी लिखा जाता है, टी से भी लिखा जाता है। बोलो क्लियर है ना? लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में सेम से लिखेंगे। केमिस्ट्री में एक और इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा बताइए, मास और वेट में डिफरेंस है कि नहीं है? है। लेकिन केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है मास और वेट दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन केमिस्ट्री में मास का जगह में वेट और वेट का जगह में मास लिखा जा सकता है।
अभी नहीं कि वेट है तो न्यूटन ने बताया, ऐसा बिल्कुल भी सोचना नहीं है। केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों सेम है। कहीं कहीं लिखा होता है मोलिक्यूलर मास, कहीं कहीं लिखा होता है मोलिक्यूलर वेट। तो वेट और मास दोनों केमिस्ट्री में सेम है, लेकिन अलग अलग फिजिक्स में इसका मीनिंग अलग अलग हो जाएगा। वेट एक फोर्स होता है, मास एक फोर्स नहीं है। क्लियर है क्या भाई? क्या यहां तक समझ में आ रही है? और हम लोग क्या क्या पढ़े आज? डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी में बहुत सारा, जैसे फोर्स का आप जाएंगे ना, यही चीजें आपको यूनिटेड मेजरमेंट में पढ़ाई जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को फिर क्या लिखना है? v/t, है ना। फिर उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखा जाता है mlt कुछ करके, ऐसा लिखा है कि नहीं। लेकिन केमिस्ट्री में ये सब नहीं है। केवल हमको ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने देखा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा वाला था? लास्ट वाला। लास्ट वाला कौन सा था भाई? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यही हमको पढ़ना है। चैप्टर का भी नाम क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कहां से आया? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो क्या है? मोल। समझ में आ रही है ना? चलिए यहां तक आपको समझ में आया। सबसे पहले बताओ, याद करना है प्रीफिक्स याद करना है। पहले क्या आता था? किलो। क्या आता था? फिर क्या आता था? किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटीमीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर याद करना है। चलो एक बार याद करेंगे हमारे साथ में। चलिए क्या आएगा सबसे पहले याद, क्योंकि ये सब कन्वर्जन आपका बहुत जरूरी होगा। चलिए आइए ध्यान दीजिए। सबसे पहले बताइए क्या हम लोग पढ़ेंगे? किलो, फिर साथ में बोलो क्या होगा? हेक्टो, फिर क्या होगा? डेका मीटर। किलो, हेक्टो, डेका मीटर, फिर डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। और इधर से इधर जाएंगे तो क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई, और उधर से इधर आएंगे तो 10 से डिवाइड। बोलो क्लियर है क्या? यहां तक ही हमने आज की क्लास में पढ़ा था। फिर माइक्रो, फिर क्या आता था? माइक्रो। एक माइक्रो में कितना? एक माइक्रो की वैल्यू किसकी बराबर होती है? 10 की पावर -6। अब देखो, अगर लिखा है माइक्रोमीटर तो तुम बोलेगा 10 की पावर -6 मीटर। अब लिखा है माइक्रोग्राम तो क्या बोलेंगे? 10 की पावर -6 ग्राम। समझ में आ रही है ना? तो याद रखना है कि माइक्रो का मतलब क्या है। ठीक है, समझ में आ रही है ना? उसी प्रकार। अच्छा, एक थोड़ा सा बात बताने में भूल गया। एक फेंटो में बताओ कितना होता है? कॉपी नहीं करना, ध्यान से सुनो। 10 की पावर -15 होता है क्या? क्या स्पेलिंग मैंने सही लिखा? फेमटो सही लिखा। फेमटो को किससे लिखते हैं भाई? स्मॉल एफ से। किससे लिखते हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छा, फेमटो मतलब 10 की पावर -15। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, कहीं लिखा है एक फॉर्मी, इसकी भी वैल्यू 10 की पावर -15 होती है। एक फॉर्मी मतलब 10 की पावर -15 मीटर। आप मुझे बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है? फिर जैसे एक फर्मी में भी 10 की पावर -15 और एक फेमटो में भी 10 की पावर -15 है कि नहीं? बताइए क्या है डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि जो फर्मी होती है हमेशा लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए फर्मी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये हमारा क्या है? यूनिट नहीं है, वो प्रीफिक्स है, किसी के भी साथ लग सकता है। अगर लिखा है फेंटोमीटर तो 10 की पावर -15 मीटर होगा। फेमटोग्राम तो 10 की पावर -15 ग्राम लिखा है। फेमटो लीटर लिखा है, 10 की पावर -15 लीटर हो जाएगा। लेकिन लेंथ को मेजर करने, कभी भी आप ये एक फर्मी मतलब 10 की पावर -15 ही मीटर होगा, वो कभी -15 ग्राम नहीं हो सकता। तो फर्मी एक क्या है? लेंथ का रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन फेमटो लेंथ का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फेमटो एक यूनिट नहीं है, वो एक प्रीफिक्स है, किसी की भी साथ लग सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन फेमटो हमेशा प्रीफिक्स है, लेकिन ये एक लेंथ का यूनिट है। समझ में आ रहा होगा? चलिए, तो मुझे लग रहा है कि आज की क्लास खत्म कर दें। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो कुछ यूनिट कन्वर्जन सिखाया जाएगा, लेंथ का, वॉल्यूम का, ये सारी चीजें। लेकिन जो भी पढ़ाया गया उसको पढ़ के आना है, और आप लोग बुकलेट नंबर 1 को लेके आएंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना।